पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दूसरे नंबर पे है और नमक हराम पैदा करने वाले मुल्कों में पहले नंबर पे है। ये AI वीडियो है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रही थी। आप मेरे ही इंटरव्यू देखती रहती हैं, घर का कामकाज क्यों नहीं करती? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? वंडा ना पाइए तो मज्जा जुगता मार दिया ने। हमारे दरिया क्यों सूख रहे हैं? बेशक इंडिया भी पानी लेके जा रहा है, लेकिन हमारे गवाले भी कम नहीं कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो को आगे बढ़ाने में मेरा साथ देंगे शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सियाल। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास एक ऐसी शख्सियत जो हज़ारों बल्कि लाखों फार्मर्स को जदीद डेयरी फार्मिंग, ब्रीडिंग और दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। मारूफ डेयरी कंसल्टेंट अवैस विर्क। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मिज़ाह निगारी की दुनिया का बहुत ही मोतबर, बहुत बड़ा नाम जनाब अनवर मकसूद साहब से, जिनका किरदार निभा रहे हैं मिमिक्री स्टार जनाब वहीद खान लाला। अच्छा अनवर भाई, लोग कहते हैं कि जंगल में नाचता मोर, 3 बजे के बाद अपने दफ्तर में सरकारी अफसर और अनवर मकसूद के स्याह बाल बहुत कम खुशनसीबों ने देखे। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। जंगल में नाचता मोर भी किसी ने देखा होगा, सरकारी अफसर भी दफ्तर में किसी ने देखा होगा। शूमिय किस्मत अनवर मकसूद के काले बाल देखने वाला माई का लाल आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वाह। अनवर मकसूद के काले बाल तो अनवर मकसूद ने खुद भी नहीं देखे। अच्छा। आपको आपके शो के तवज्जुह से बताता चलूं कि मुझे मेरी पहली सालगिरह पे मेरी एक रिश्तेदार ने खिजाब की शीशी गिफ्ट की थी। अच्छा। मैंने कहा नो, आई लव माय वाइट हेयर्स। इसमें एक ग्रेस है। नहीं, ग्रेस तो है। और जुनैद, मुझे सफ़ेद बाल इतने पसंद हैं कि जो मेरी भवें हैं ना, हाँ। ये ब्लैक हैं। हाँ? मैंने इस पे वाइट खिजाब लगाया है। जबरदस्त जबरदस्त। आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सनी सनी। आजा हो ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच। ये गाना जुनैद जब सुनता हूँ तो मैं माजी में चला जाता हूँ। अच्छा अनवर मकसूद साहब, अभी आप कह रहे हैं कि आपको अपने वाइट बालों से बहुत मोहब्बत है। बहुत बहुत, जब खुद से भी ज्यादा। ओह, जबकि आप एक इंटरव्यू में मायरा खान को कह रहे थे कि काश मेरी उम्र आपकी जितनी होती। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा पक्का है जी। मैंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी तो हो नहीं सकती, लेकिन मायरा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी उम्र तक पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा मैं वहीं खड़ा हूँ बन्नो, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अनवर भाई, ये तो खैर मजाक की बात है। आई एम डैम सीरियस। ये बताइएगा कि आपकी उम्र माशाल्लाह 87 साल हो गई है। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। इस उम्र में आम तौर पे बुजुर्ग चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन आप अभी भी मिजाज निगारी कर रहे हैं। जुनैद मियाँ, मिजाज चिड़चिड़ेपन का ही नुक्ता इंतहा होता है। कोई ताली नहीं। अगर यही बात मैंने आर्ट्स काउंसिल में की होती तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठता। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये तो अभी मैंने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तभी आपने ताली बजाई। अच्छा अनवर भाई, आप मौजूदा दौर के तंजो मिजाज को बेहूदगी करार देते हैं, लेकिन आप ही फरमाइए कि अब हम कहाँ से लेके आए मोइन अख्तर मरहूम को और आपके सामने ला बिठाएं। जुनैद मियाँ, पाकिस्तानी मिजाह का मेयार पाकिस्तानी रुपए की तरह गिरता जा रहा है। ओह। इसे मैं मिजाह नहीं बल्कि मिजाबिल जबर कहूँगा। और हम सब
मुझे निकाल के यही तो कर रहे हैं। और ये जो मौजूदा दौर का फक्कड़पन जिसे मिजाह का नाम दिया गया है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरी तो सारी जिंदगी इसी दस्त की सयाही में गुजरी है। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक जुगत लगा सकता हूँ। जी फरमाइए। आपका मुंह ऐसा है जैसे गोलगप्पा देखकर मुंह में पानी आया हो। आप क्यों नहीं हंस रहे? वो लोग तो हंस रहे हैं। आप कहीं किसी के कर्जदार तो नहीं? अभी हंसी नहीं आई, एक और ट्राई करूं? ऐसी डाइटिंग की शौकीन लड़कियां नाश्ते में एग वाइट खाती हैं, दोपहर में सैलेड और रात में बोंग पाए। शुक्र है कि आपको फीकी हंसी तो आई। अनवर साहब, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने बताया कि आप कराची के लंडा बाजार से कपड़े लेके उनको मॉडिफाई करके सेल करते थे, तो आपने ये कारोबार क्यों छोड़ दिया? बड़ा मुनाफे बख्श कारोबार था जुनैद। ये HSY और नोमी अंसारी मेरे आगे क्या बेचते हैं। अच्छा। मैं रैंप लगा के लंडे के कपड़े पहनकर उस पर कैट वॉक भी करता था। कैट वॉक से याद आया, मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था कि आप मेरे इंटरव्यू के अलावा और क्या देखती हैं? जाहिर है आप पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हैं, आपके इंटरव्यूज नहीं देखेंगे तो और हम किसके इंटरव्यूज देखेंगे? तो उसमें आपने बताया हुआ था कि बचपन में आप बिल्ली के बच्चे बेचते थे। बिल्ली के बच्चों का कारोबार भी मुनाफा बख्श था। अच्छा। बिल्ली के बच्चों को अगर खरीद कर कोई दूसरे शहर भी ले जाता था तो वो वापस आ जाते थे। हींग लगे न फिटकड़ी और रंग भी चोखा। आप 1948 में हैदराबाद दक्कन छोड़ के कराची तशरीफ ले आए। उस वक्त का कराची कैसा था? बहुत खूबसूरत, किसी मूरत की तरह। हाँ। रोशनियों का शहर, तरक्की और तमद्दुन का गहवारा। जब शाम होती मैं साहिल समंदर की तरफ निकल जाता और दरिया में अपनी टांगें फैलाए मैं उस जगह साहिल समंदर में दरिया में टांगे लटकाए। मैं उस जगह जाता था जहां दरिया समंदर में गिरता था। टांगें दरिया के पानी में फैलाए झींगों से मुफ्त का मैनिक्योर पेडिक्योर करवाता। आसमान की तरफ देखकर कराची में बैठे बैठे मैं बुर्ज खलीफा को देखा करता था। ओ, बुर्ज खलीफा तो शायद उस वक्त नहीं बना था। मैं चश्मे तसव्वुर में देखता था। अच्छा। अमन इतना कि मैं रात गए हाथ में खुलेआम मोबाइल लेकर शहर की खाक छानता था। लेकिन 1948 में अनवर भाई कौन सा मोबाइल था? मोबाइल आ गए थे लेकिन सिम अभी नहीं आई। ये बात मैं अगर आर्ट्स काउंसिल में कहता तो ताल हालियों से गूंज जाता। अनवर भाई, एक आपका तारीखी जुमला जो मेरे ज़हन में गूंज रहा है कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दूसरे नंबर पे है और नमक हराम पैदा करने वाले मुल्कों में पहले नंबर पे है। ये AI वीडियो है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप ये बात कह के मुझे दोबारा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अनवर भाई, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप बाज जुमले कह देते हैं लेकिन बाद में आप बैकआउट कर जाते। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि उम्र का लेवरेज देना चाहिए। मैं तो इससे भी बुरी बुरी बातें कर देता हूँ लेकिन बाद में पशेमानी जरूर होती है और मैं माफी मांग लेता हूँ। अच्छा, मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रही थी। आप मेरे ही इंटरव्यू देखती रहती हैं, घर का कामकाज क्यों नहीं करती? और इतने इंटरव्यू देखे हैं मेरे, मगर आपका एक भी बाल सफेद नहीं। उसमें आप ये बता रहे थे कि आपको म्यूजिक का बचपन से बहुत शौक था, बल्कि आपने तो घर में वो बाजा भी रखा हुआ था। आपने म्यूजिक को कैरियर क्यों नहीं बनाया? दर हकीकत
मैंने बाजे को नहीं, बाजे ने मुझे रखा हुआ था। दरअसल वो बाजा मैंने बजाने के लिए नहीं बल्कि रेंट पे देने के लिए रखा हुआ था। फिर खामोशी, यही जुमला अगर मैंने आर्ट्स काउंसिल में बोला होता तो वहां भी कोई ताली नहीं बजाता। अच्छा अनवर साहब, मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रही ये थी। मैंने इतने इंटरव्यूज दिए नहीं जितने आपने देख लिए हैं। आप शायद मेरे एआई वाले या फिर फेक इंटरव्यूज देखती हैं या फिर वो अली मीर के इंटरव्यू देखती होंगी। यही बात अगर मैंने ना कही होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, आप उसमें ये बता रहे थे कि आप बहुत अच्छे मुसव्विर भी हैं, फिर आपने ये शौक छोड़ क्यों दिया? पहली बात तो ये कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मुसव्विर हूँ। अच्छा आपने इजाफी लगाया है। ये बहुत दर्दनाक कहानी है। अच्छा। मैं एक दफा जंगल की पेंटिंग बना रहा था। आहा। उसमें मैंने एक शेर बनाया। हाँ शेर बहुत खूनखार शेर बना। उसने अचानक मुझे डंडी बड़ ली। मैंने धड़ शेर का हाँ। और उसकी दुम कुत्ते की बना दी थी। अच्छा अनवर साहब, ये बताएं कि कभी आपको जिंदगी में मोहब्बत हुई है? हाँ हुई थी एक बार मोहब्बत, लेकिन बीच में दौलत आड़े आ गई। एक ही मोहब्बत की आपने? एक ही मोहब्बत बार बार हुई। फिर खामोशी। अगर ये जुमला मैंने आर्ट्स काउंसिल में कहा होता हाँ। तो वो मुझे निकाल देते। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा अवैस भाई, ये बताएं कि आपका नाम जो है अब लाइफ स्टॉक कंसल्टेंसी में बहुत एतबार वाला नाम है, बहुत मोतबर नाम है। तो ये बताएं कि आपको खुद कब आप इस मर्ज में मुब्तला हुए थे, जानवरों की मोहब्बत के मर्ज में, किस उम्र में? असल ये शौक जुनैद भाई मेरे दादाजी से बुजुर्गों को ट्रांसफ़र हुआ, उनसे मुझे ट्रांसफ़र हुआ। उस लेकिन वक्त दादाजी के दौर में ये एक शॉर्ट कमिंग थी कि उस वक्त सोशल मीडिया की सहूलत नहीं थी दादाजी के पास। सर पिंड दा मरासी उस टाइम सोशल मीडिया हुंदा सी। और सर उसके बाद फिर कुछ ऐसे बंदों के साथ अटैच हुए जिन्होंने भैंसों पे काम किया है। अच्छा। पाकिस्तान में डिफरेंट ब्रीड चल रही है भैंसों की, नीली, रावी, कुंडी, इज़ा खेली और सात चनाब की भैंस। मैंने अपनी ज़िंदगी के कोई 6 से 7 साल काम किया है नीली के एरिया में। वहाँ से जो है मुझे भैंसों का सही इश्क लगा है। अच्छा। और लोगों को आके मैंने उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? तकरीबन सर 18 साल कह सकते और भैंस की उम्र क्या थी? भैंस की 22 साल उम्र हो जाती है। अच्छा, आपको बराह रास्त भैंस से मोहब्बत हुई थी या बरास्ता हीर हुई थी? हीर की भैंसें चराने गया था, उसके बाद फिर इश्क हो गया भैंस। तो चूरियां खा के इश्क हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। भैंसों की। अच्छा, तो ये जो आप ब्रीड्स का नाम ले रहे हैं, अब इस पे ये जरा हमें बताएं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी मिथ बनी हुई है कि जनाब ये फलां ब्रीड है, इसका ये रिजल्ट है, फलां ब्रीड है, ब्रीड पे काम हो रहा है। ब्रीड पे काम हो रहा है, दूध पे काम नहीं हो रहा कि उसकी दूध की यील्ड जो है, प्रोडक्शन जो है, वो कैसे बढ़ाई जाए। खूबसूरती बढ़ाने पे है, सिंग गोल ने, पूछ लम्मी है, पंज कल्याण है, फलां है, वो दुध कितना दें डे, ये दसो। पिछों काड़ा नजर आया ना, पंज कल्याण है। अच्छा सर, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਸਹੀ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਭੈਂਸ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा। ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝੀ ਕ੍ਰਾਸ। अच्छा। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। हाँ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੇਟ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਦਾ। 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ 15-20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 40-40 50-50 ਲੱਖ 60-60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਰਾਣੀ ਵਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਣੀ ਵਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 40-40 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿस्तानी ਨੇ, ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल सर। जिला मंडी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ बहाउद्दीन, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ, जिन्हों ने पूरी कौम को पागल बनाया। बिल्कुल। अच्छा अवैस साहब, जब आपको पता है कि जानवरों के मामले में इतना फ्रॉड चल रहा है, तो फिर आप सादा लफ्जों में हमारे जो लोग हैं उनको आप जानवर की पहचान क्यों नहीं बताते? आप भी तो इतना मुश्किल उसको बता रहे होते कि बंदा टेक्निकल वर्ड्स बोलते हैं। Exactly. तो सादा सादा बताएं लोगों को कि भाई ये जानवर है, ये इसकी पहचान है। असल में हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ उन्होंने देखना हवाना ही है जानवर का, अडर देखना है जिसमें से दूध आ रहा है। पंजाबी में बोले तो हम लोग हवाना ही कह सकते हैं उसे। हवाना देखना होता है, जितना बड़ा होगा उतनी कीमत ज़्यादा होगी। उसमें जैसे जुनेद भाई ने बताया कि जानवर जो है वो सींग नहीं देखने उसकी, उसकी आउटलाइन नहीं देखनी, उसकी टांगे नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ दूध देखना है। और भैंस ने आज तक का जो रिकॉर्ड लगाया है ना, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में भैंस का। इफ्तिखार बागड़ी साहब हैं सिविया से, मंडी बहाउद्दीन से, उनकी भैंस ने 37.5 किलो दूध 24 घंटे में दिया है। अब उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसका जो नेचुरल दूध था वो तकरीबन कोई 22 से 24 लीटर था। उसके बाद उसको खुराक दी, मेडिसिन लगाई, सारा कुछ, थोड़े से हार्मोन्स भी दिए, और उसका दूध 37.5 किलो। अब जो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड गाय ने लगाया है ना, वो है 123 लीटर 400 ग्राम का। 3 किलो 400 ग्राम दूध। हालांकि मैं इस पे ये बात हमेशा करता हूँ फार्मर के साथ कि साडा कोई वड्डका जेड़ा अज तो 800-900 साल पहले दुनिया तो चला गया ना, उन्होंने कबर चो कढ़ के बाहर खड़ा करिए तो दसीए कि साडे कोल मझ ने 37.5 किलो ते गां ने 123 किलो दूध दिता, वो सदमे ना भावें फिर मर जाए। अच्छा वैसे अभी ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिक्र आया था, तो आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं उनको लाइव स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या वो सीसीटीवी कैम लगा के और वहां बैठ के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं? क्या वो इन इश्तहारों पे यकीन कर सकते हैं कि चंद लाख लगाइए करोड़ों कमाइए? डेयरी की कुछ शराइत हैं जी। उसमें सब पहली शराइत ये है डेयरी की कि अगर मालक सर पे ना हो ना तो डेयरी खत्म हो जाती है थोड़े दिनों में। सही। चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मालक मेंटेन कर सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे यार दोस्त हैं जिन्होंने उधर बैठ के डेयरी को चलाया है तो उनका प्रॉफिट कम है। जैसे ही वो 2-3 महीने के लिए इधर आए हैं पाकिस्तान में, तो वही डेयरी उनको पर मंथ जो है वो 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा अर्न हुआ है उनको। लेकिन वहां से जो जॉब छोड़ के आए हैं वहां पे नुकसान भी तो हुआ ना उनका। इसे छोड़ के नहीं आए, जो 1-2 महीने के लिए छुट्टी आए हैं अच्छा, छुट्टी उन बंदों के पास। मतलब पहली ये शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि जो मुलाजम होता है ना, उस पर काम डालना बड़ा मुश्किल है। अगर उस पर आप डालते हैं, वो पानी ऑफर नहीं करता, उससे पूछें कि पानी पिला दिया है, वो कहना जी दहा देता है। उन दहाए ये दूरों खड़े होके पिलाया नहीं जानवर नो। अगर जानवर का वाटर इनटेक नहीं होगा, दूध नहीं बढ़ेगा, सेहत नहीं ठीक रहेगी और जानवर बीमार हो जाएगा, दूध की प्रोडक्शन होगी नहीं और जानवर जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा, डेयरी जो है वो नुकसान में चली जाएगी। डेयरी फार्मिंग में अगर कामयाबी चाहिए तो मालक का सर पे होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, जरूरी है या नागुज़ीर है? नागुज़ीर कह सकते हैं आप, खत्म हो यानी अगर आप खुद नहीं जा सकते तो फिर ये काम करें ही ना, किसी और बंदे के ऊपर डाल के काम का फायदा ही नहीं है। का आपका मुलाजिम जो है वो आपका रिश्तेदार है या बहुत ईमानदार है तो भी ना करें? सर मुलाजिम को तो बंदा 1 मिनट में पैसे लगे हैं मालक के, बिल्कुल मुलाजिम के नहीं लगे। अगर मुलाजिम को हम लोग, कोई भी कंपनी वाला जाएगा ना तो मुलाजिम को थोड़ी सी रिश्वत के साथ सारा काम उल्ट पुलट करवा सकते हैं उस बंदे। अच्छा वैसे भाई साले ते भी इतबार किया जा सकता है? मेरा ख्याल है अपनी जात नालों किसी ते ज्यादा इतमाद नहीं किया जा सकता। बड़ी बात है। टाइम होया पे चोणा भी जा गए सी। अच्छा वैसे भाई औसतन एक अच्छी मझ की कितनी कीमत होनी चाहिए? अच्छा तुसी अच्छी मझ किन्नू कह रहे हो? ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ,
ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਕੋ ਵਿਚੋਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰੀਡ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਲੀ ਔਰ ਰਾਵੀ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਸਲ Mix, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਨੀਲੀ ਹੋਰ ਹੈ ਰਾਵੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਮੱਝ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਵਾਕਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੀਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਸਿਆਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਏ ਥੋੜਾ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਸਰ ਸਿਆਣਪਨ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 4000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੱਝ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੈਸ ਭਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੱਝਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਹਿਰ ਚ ਮੁਬਤਲਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੰਨਾ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ 100 ਲੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੇ 10 ਲੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਔਸਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ यहाँ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ? ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ बढ़ेगी 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ 6 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 120 10 ਰੁਪਏ बढ़ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ 12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟबिलिटी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ जाएगी। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अच्छा वैसे भी ये जो जानवरों को टीके लगा के इनको हार्मोन्स दे के दूध बढ़ाया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये ठीक है? ये काफी सारे लोग करते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीजें जो है वो बैन हो चुकी हैं इस पे। अच्छा वैसे जानवर से आप मसनूई दूध लेने के लिए, इसको मसनूई इसलिए बोलूंगा कि जानवर जो नेचुरल डाइट पे जो दूध दे रहा है ना, हाँ वो दे रहा है 8 किलो या 7 किलो, इंजेक्शन के साथ वो कर जाएगा 11 किलो या 12 किलो। अगर जानवर को उसकी नीड के मुताबिक सही खुराक दी जाए तो उससे जो दूध लिया जाएगा वो ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, जायज होगा। अगर आप इंजेक्शन के साथ ले रहे हैं वो वक्ती आना है उसका, उसमें जानवर में काफी साइड इफेक्ट आ जाते हैं बाद में, जिसमें हार्मोन कुछ ऐसे हैं जो जानवर को लगे तो जानवर का अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा जाया कर जाता है जानवर। इसलिए जानवरों में काफी सारी जो है वो इंजेक्शनों का नुकसान है, गवर्नमेंट ने इसीलिए इनको बैन किया। मतलब अच्छी खुराक दे, उनको इंजेक्शंस ना ही लगाए जाए। हाँ जी बिल्कुल। अवैस भाई एक बात तो बताएं, पाकिस्तान में जितनी दूध की पैदावार हो रही है उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये इजाफी दूध कहाँ से आ रहा है? नलकों से। बिल्कुल नलकों से। सर वो कहते हैं कि लाल गाय बन्नी हुई है कितने दरवाजे दे नाल, मोटर चलाओ ते जिन्ना मर्जी दुध कर लो। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल तुहाडी गल हकीकत है कि उतना दुध पैदा नहीं हो रहा जितनी कंजप्शन हो रही है इस टाइम। ठीक है, ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਬੰਦਾ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ मिलावट वाला पींदे ने उनसे बीमारियां ने। ये हमारे दरिया क्यों सूख रहे हैं? बेशक इंडिया भी पानी लेके जा रहा है लेकिन हमारे गवाले भी कम नहीं कर रहा है। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮੱਝ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
यानी सिंथेटिक दुध की गल कर रहे हो बिल्कुल। यानी हुन जे पानी वाला दुध है वो गनीमत है बिल्कुल दुआ करो कि सिंथेटिक मसनूई दुध ना पी जाओ बिल्कुल इसे तरह अस्तगफिरुल्लाह ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹਵਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ ਨਾ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਹਵਾਨਾ ਹੈ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣ ਮੱਝ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ बस तेरे वाला ही मामला है, एक कल्याण वध कट कर लो तो तू भी 5 कल्याण ही है। या खुदा का खौफ कर ये पंज कल्याण नहीं ये किल कल्याण है नहीं यार इतना हीरो खूबसूरत वजी हैंडसम उसको आप पंज कल्याण कह रहे हो वैसे पंज कल्याण भी है साथ अच्छा जी, बताएं जी पहचान पंज कल्याण की ਪੰਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ और टिक्का बनया होंदा सिर ਟਿੱਕਾ ते ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ चिट्टा ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ वाह लोग जी चांद ਇਹ तारा ਖੂਬਸੂਰਤੀ कहते हैं। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ अच्छा वैसे जे टोटल करिए तो 6 कल्याण बनते ने ਹਾਂਜੀ एक सिर एक पूछ ते 4 पैर ते 6 कल्याण मੱਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਨ ਆ ਜਾਏ अच्छा ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਟ ਬਲੈਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਏ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਵੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ अच्छा वैसे पाकिस्तान दूध की पैदावार में तीसरे चौथे नंबर पे आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास लाइफ स्टॉक का पोटेंशियल तो है, इसको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है मजीद। जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इसमें जानवरों की अगर पैदावार ज़्यादा होगी ना जी तो पहला तो ये चीज़ है। सही। दूसरे नंबर पे बीमारियों का कंट्रोल। हाँ जैसे कि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी बीमारी है जिसको हम FMD कहते हैं, मुंहखोर कहते हैं। वो इतनी खतरनाक बीमारी है कि जानवर को दूध देने के काबिल छोड़ती नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो बड़ा गोश्त है वो बाहर के मुल्कों में नहीं जा एक्सपोर्ट रहा। नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। अगर इस चीज़ पे काम हो, बीमारियों पे काम हो, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कर रही है, अगर सही। फार्मर वेटरनेरियन हाँ। जो फार्म वाले हैं ये सारे मिलके काम करें इस पे। आपको मतलब है कि दूध की पैदावार बढ़ाने पे जोर देना चाहिए। हाँ जी, अगर दूध की पैदावार अच्छी हाँ। होगी तो ऑटोमेटिकली फार्मर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा वैसे भाई ये बताएं कि हमारे यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनकी बहुतात है। हाँ। एक एक शहर में 5-5 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोई साहिवाल नस्ल बचाओ, कोई बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, फलाना इंस्टीट्यूट, ये क्या कर रहे हैं? बैठे दूध देखते रहते हैं कि इन्हें नहीं बदना। सर ये अपनी जो लोकल ब्रीड है ना उसी पे काम कर रहे हैं। हाँ। जैसे दुनिया जो है वो इतनी आगे चले गई है, उनके एक जानवर के हिस्से में दूध जो है वो 30 से 35 लीटर आ रहा है हाँ। पर डे के हिसाब से, सही। और हमारे पास 3 से 4 लीटर की एवरेज है। नहीं, आपका मतलब कहने का ये है कि हम अपनी नस्लें छोड़ के दूसरी नस्लों पर भी काम करें। दूसरी नस्ल पे काम करें। अवैस भाई हमारी नस्लें, अब चाइना जो है वो हमारी भैंस लेके गया है, देख लीजिएगा कि 2 साल बाद वो उसी भैंस से 50 लीटर यौमिया दूध ले रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम क्यों नहीं ले पाते? हमारे नाक चपटे नहीं है, हम चीनी नहीं है, इसलिए नहीं ले पाते। इसमें सर ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ मतलब ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਕਾੜੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ। ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਫੀਡ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ 12 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੁਛ ਹੈ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਹੀ। ਗਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ 12 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਨ ਰਖਵਾਓ, ਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 22-24 ਲੀਟਰ ਅੱਛਾ, ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਗਰ ਸਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਛੜੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। बछड़ियां ज्यादा पैदा हों, ਅਗਰ ठीक है। ਬਛੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ और ਅਸੀਂ जेडी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन है वो ठीक है, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ। उधर भी जाना ਹਾਂਜੀ चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਕਿਲੋ ਲੈਣੇ ਵੀ 10 को भी उधार। जुनैद साहब आपके पास इतना नॉलेज है और दूध आपने 2 घूंट नहीं पीना कि नहीं नहीं इसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, मैं फैटी हो जाऊंगा। अच्छा जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, अगर आपको भैंसों के लिए कोई एक इकदाम करना पड़े तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, हर साल मुकाबला हुस्न का इनकाद करेंगे। भैंसों की बॉडी शेमिंग पे पाबंदी। भैंसों के आगे बीन बजाना सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, संडे के संडे वनडे वाला KFC। ਸੰਡੇ ਕੇ ਸੰਡੇ ਵਨਡੇ ਵਾਲਾ KFC। ਅੱਛਾ ਵੈਸ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी, हमारी महफिल में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक मौजूद हैं। नाम है उनका फरीद खान। आवाज कैसी है खुद ही अंदाजा लगा लें जी। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਕੂੰਜ ਵਰਗੀ ਤਾਰ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਛੇੜੇ। ਉਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਕ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੱਢਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਏ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਫੇਰ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਕੂੰਜ ਵਰਗੀ ਤਾਰ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਛੇੜੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਚੁਮਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਤਿਲ ਕੋਕਾ ਜੱਟੀ ਦਾ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਨੂਰਾਨੀ ਉਹ ਨਖਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦਾ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਲਿਖਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਏ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੱਚੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕੇਰੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਕੂੰਜ ਵਰਗੀ ਤਾਰ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਛੇੜੇ। ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਈ ਹੂਰ ਹੋਵੇ। ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਡਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਲੜ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ, ਨੈਣ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਚਰੰਜਾ, ਅਕਰਮ ਚੱਦੜ ਤਬੀਰਾਂ ਲੱਭੇ ਖਾਬ ਦੀਆਂ। ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੀਰ ਜਹੀ ਜੋ ਰਾਗ ਮੁਹੱਬਤ ਛੇੜੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਕੂੰਜ ਵਰਗੀ ਤਾਰ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਛੇੜੇ। बहुत अच्छे भाई, बहुत क्या उम्दा, कहना। बहुत आला। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, आज हम उन बदतहजीबियों का जिक्र करेंगे जो होती हैं बाजारों में, दुकानों में, ग्राहकों की तरफ से या दुकानदारों की तरफ से। अच्छा जी, उसमें पहली बदतहजीबी ये है कि जब कोई कस्टमर किसी दुकानदार से इसरार कर रहा होता है, किसी चीज की कीमत पूछ रहा होता है, या कह रहा होता है मुझे फलां जूता या कपड़ा दिखाएं,
तो दुकानदार सब बिजी होते हैं रील्स देखने में, इंस्टाग्राम की या फेसबुक टिकटॉक, कहीं ना कहीं वो बिजी होते हैं। जब रील खत्म होती है उसके बाद वो तसल्ली से पूछते हैं, जी कुछ कह रहे थे आप? उन्होंने बड़े डीट होते हैं, ये नहीं कहते कि जी अजी अब क्या कह रही थी, बल्कि वो रील खत्म होने के बाद वो उसी से खातून से कह रहे थे, बाजी ये कसूर चद्दड़ दा ना ते बेकसूर मोमरा इकबाल भी नहीं जे। सर मेरा भी एक कजन है, उसकी भी परचून की दुकान है, अच्छा। वो भी रील्स देखने की बीमारी में मुब्तला है जी। वो सिर्फ रील्स देखने की नहीं, वो रील्स दिखाने की बीमारी में भी मुब्तला है। वो सारा दिन दुकान पे बैठा यही काम करता है। नहीं सर वो नहीं, वो दूसरा है। अच्छा फिर? सर वो रील्स देख रहा था, कस्टमर ने आके कहा मुझे पाव घी देना, कहना उधर से जाके उठा लो। अच्छा। वो जानते हैं 2 किलो का पैकेट चुक के ले गया। हमारे कजन की दुकान पे तो टोटल आधा किलो घी था। सर वो नहीं, वो तो तीसरा। मशहूर ही पूरे इलाके में आधा किलो के वाला दुकान था। सर वो नहीं, वो तो बेचारा बाद च दुख कर रहा सी कि काश मैं दी रील ही बना लेंदा, बड़े व्यूज मिलने से। सर ਉਹਨੂੰ ਰੀਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਘਿਓ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। यार वैसे ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ उन्हें ते अब्बे दी डेड बॉडी ते भी इस गाने ते रील बनाई सी, टुर गए यार मुहब्बतां वाले। नाल पता की कह रहा सी, 2 को फिल्टर होर लग जांदे ना ते अब्बे दे मुंह ते बड़ा नूर आ जाना सी। सर देखे ना ऐसी हरकतें करके पहले अपनी गाहकी खराब करते हैं, फिर अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं यार शरीका ने ना काले जादू की बंदिश की थी। सर हम तो ये सुनते आए हैं कि जो ग्राहक होता है वो बादशाह होता है, खाक बादशाह होता है कि उसके ऊपर दुकानदार की कोई तवज्जो ही नहीं होती। अच्छा, दुकानों पे या सेल्स पॉइंट पे या जहाँ पर भी लेन देन हो रहा होता है, वहाँ पे एक और बदतहजीबी तो नहीं कहना चाहिए, एक हमारा एक जनरल एटीट्यूड है कि हमने ऐन मौके पे जाके जेबों से पैसे निकालने होते हैं और वहीं पे जाके गिनती करनी होती है, वहीं पे जाके कम पैसे पूरे करने होते हैं। फिर अगली जेब, पिछली जेब, अंदर वाली जेब, इधर वाली कमर वाली जेब, जहाँ जहाँ जेब नहीं भी होती वहां भी हाथ मार रहे होते हैं हम पैसे पूरे करने के लिए, और पीछे जो है वो और ग्राहक इंतजार कर रहे होते हैं अपनी बारी का। पेट्रोल पंप पे देख लें, किसी जगह भी देख लें, सही कह रहे हैं। जहाँ पे लाइन लगी होती है उस वक्त पैसे पूरे कर रहे होते हैं। इवन टोल प्लाजाज पे आप देख लें। और जुल्म ये है कि जो पीछे खड़े इंतजार कर रहे होते हैं, इस बदतहजीबी की वजह से वो भी इतनी देर में पैसे नहीं अपने पूरे कर रहे होते हैं, वो भी रील देखने में लगे होते हैं। सर कुछ तो पीछे खड़े होके अगले की जेब में से पैसे निकालने की सोच रहे होते हैं। तो तुम पीछे खड़े होके ना निकाला करो, तुम साथ खड़े होके निकाला करो, पकड़े जाने का चांस भी कम होता है। सर आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं सर, मैं पैसे कभी नहीं निकालता। मांगता हूँ। हाँ। सर है कि 5-10 की आपे कर लेनी थी। सर जहाँ पे हम दुकानदारों की रील्स देखने का जिक्र कर रहे हैं ना, दूसरी साइड पे जो कस्टमर्स होते हैं ये भी कोई कम नहीं करते। इन्होंने भाई चीज लेनी है नहीं लेनी, इन्होंने जाके पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, कहाँ की है, किस ब्रांड की है, कितनी कीमत है, पूरी उसकी वो डिटेल रिसर्च के बाद कहेंगे वेरी गुड। ये भी बहुत बड़ी बात है। दुकानदार जवाब में कहते हैं वेरी बैड। सर जितना अंगूठा नहीं ਹੁੰਦਾ होगा वो किਵੇਂ वेरी गुड कहते। सर वैसे एक बदतहजीबी दुकानों से निकल के बाजारों में भी हो रही होती है। जरा सा रश हो जाए, खौवे से खौवा चल रहा होता है, एक दूजे ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੂਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ वैसे सर सिग्नल लगने चाहिए ने कि सज्जे वाली ट्रैफिक का इशारा खुला है तो वो टूरे। अच्छा, पैदल चलने का भी वही असूल है जो ट्रैफिक का है। यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ उसके सर इन्हों का भी कोई निजाम होना चाहिए जी। इशारे लगे होन, इधर वाली ट्रैफिक लंघ जाए ए खलोती होवे, फिर इधर वाली लंघे ए खलोती, यानी एक सेटअप बनना चाहिए उसका। शजर वैसे तुम्हारी शिकायत बनती है, जहाँ से तुमने गुजरना है वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक ही होनी है, धक्के ही पड़ने हैं। 52 व्हीलर ट्रेलर। अच्छा जी, आज की खबर क्या है आपके पास? आज की खबर बहुत दिलचस्प है मेरे पास। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की अदालत में दिलचस्प वाकया, बंदर ने वकील से 2 लाख रुपए छीन लिए। वकील से बंदर ही छीन सकता है। वकील का कोई केस लड़ रहा होगा, बंदर लड़ रहा होगा। बंदर पैसों से भरा बैग लेकर दरख्त पर चढ़ गया और नोट हवा में बिखेर दिए। सर वैसे इमेजिन करें, बंदर ऊपर से पैसे फेंक रहा हो, नीचे वकील पैसे लुट रहे हैं, हथकड़ी लगे मुजरिम ही पैसे चुक रहे ने, वकील कह रहे रख दे मेरे ने,
वो कह रहे हले नहीं तेरे केस शुरू होएगा ते तेरे ने जेड़े घर पे ने वो भी तेरे ने जेड़ी मेरी बुढ़ी दे सराहने थले पे ने वो भी तेरे ने जेड़े मैं दुकान ते रखे ने वो भी तेरे ने सारे तेरे ने इनू खुला किसी तरीके नाल। जिन्होंने इस मंजर को लेट ज्वाइन किया होगा वो समझते होंगे यही वो दरख्त है जिस पे पैसे लगते हैं। नहीं, वैसे सोचने वाली बात है कि अगर उसने पैसे लुटाने ही थे हाँ। तो उसने वकील से छीने क्यों थे? सर बांदर नू इन्नी अकल हुंदी ते वो बांदर हुंदा। सर जहां तक मैं बंदरों की नफ्सियात से वाकिफ हूँ, वहां तक बंदर भी आपकी नफ्सियात से वाकिफ है। सर बनमानस और बंदर का ताल्लुक ही बड़ा गहरा होता है। अच्छा फिर? सर इसने मुझे बनमानस किस बुनियाद पे कहा है? अल्लाह की कसम मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं किया। जिस परफेक्शन से तुम कर रहे हो मुझे लगता है नागा कभी नहीं किया। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई है ना, ये गर्मियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा कोई ना कोई नया जुगाड़ निकाल लेते हैं। आज का जरा ताजा तरीन जुगाड़ मुलाहिजा फरमाइए। दिखाएं जी। वाह, ओ पीछे टैंक है, ऊपर उसने शावर लगाया और हेलमेट पहना हुआ है। वाह जी वाह, सर वाह जी वाह। अच्छा, थोड़ी दूर जाए तो पता चले जी कि नीली टैंकी में पानी तो अभी काफी पड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल की टैंकी में पेट्रोल खत्म हो गया। तू बह के नहांदा रहा मोटरसाइकिल पे। सर वैसे इन्ना कि बंदा वैसे शर्म ना भी पानी पानी हो जाता होंदा। लेकिन भाई उसका जुगाड़ बहुत अच्छा है। अब उसको गर्म हवा भी ठंडी लगेगी, एसी के मजे ले रहा बाइक पे बैठ। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि पानी तो हेलमेट पे पड़ रहा है, उसको क्या फर्क पड़ा है? सर वो कानून की पासदारी भी तो कर रहे हैं ना। सर वैसे जितने मर्जी जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन गर्मी से बचने का मुजरब जुगाड़ भला क्या है? क्या? ससुराल जाके रहना। ओ, खुदा का नाम लो। सास की जली कटी बातें जो है ना, वो कगान नादान क्या साइबेरिया जाके सुनो तो भी तन बदन में आग लग जाती है। सर एसी के नीचे वो भी अच्छी लग रही है। और जब शजर जैसा बंदा जाके ससुराल में टिकी होता है ना, तो सास को वो सारे रिश्ते याद आ जाते हैं जो उसने ठुकराए होते हैं। क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, सासू माँ। कजिन, ये था आज का देशभक्त के चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि मसरूफ आपको वक्त मिलने पे याद करता है और मगरूर ज़रूरत पड़ने पे, लिहाजा दोनों से ही दूर रहें। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।